नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति और पिछले एक दशक में सामने आए बड़े विवाद। देखिए, हम सिर्फ तथ्यों, आधिकारिक जांच और न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पर इस पूरे परिदृश्य को डिकोड करेंगे। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि जमीन पर असल में हुआ क्या था और अलग-अलग पक्ष इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूरे देश में पूछा जाता है, आखिर ऐसा क्यों है कि बंगाल की राजनीति में आए दिन इतने बड़े विवाद, आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहसें देखने को मिलती हैं। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। हम बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम आरोपों और उन पर सरकार के जवाबों को देखेंगे। चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, टीएमसी का उदय। दूसरा, बड़े आर्थिक घोटाले। तीसरा, सिंडिकेट राज। चौथा, कानून व्यवस्था के मुद्दे। और आखिर में 2026 के चुनाव और वोटर लिस्ट का ताज़ा विवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, टीएमसी का उदय और इसका इतिहास। देखिए, 2011 से पहले का बंगाल आज से काफी अलग था। वहां लगातार 34 सालों तक वाम मोर्चा यानी लेफ्ट फ्रंट का शासन था। लेकिन समय के साथ बंद होते उद्योग, बढ़ती बेरोजगारी और जमीन अधिग्रहण की नीतियों को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी पैदा हो रही थी। और ठीक इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने टीएमसी की नींव रखी। उन्होंने परिवर्तन का ऐसा नारा दिया जिसने सिंगूर और नंदीग्राम के बड़े किसान आंदोलनों को एक नई राजनीतिक दिशा दी। और आखिरकार 2011 में 34 साल लंबे वामपंथी शासन का अंत हो गया। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 2007 में नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की खबर आई, जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया। वहां जो भयंकर टकराव हुआ, पुलिस फायरिंग हुई और 14 ग्रामीणों की जान गई, उसने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये वही टर्निंग पॉइंट था जिसने जमीन पर एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की। भाग 2, बड़े आर्थिक घोटाले और उनसे जुड़े आरोप। यहाँ सबसे अहम बात ये समझना है कि आखिर पॉन्जी स्कीम या चिटफंड काम कैसे करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फ्रॉड है जहाँ लोगों को सपना दिखाया जाता है कि आज पैसा लगाओ और कल भारी रिटर्न पाओ। इसमें होता ये है कि पुराने निवेशकों को नए लोगों के पैसे से रिटर्न दिया जाता है, और जैसे ही नए लोग आना बंद होते हैं, पूरी की पूरी स्कीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। बंगाल के शारदा ग्रुप के साथ बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने करीब 17 लाख लोगों से अरबों रुपए जुटाए, और इनमें से ज्यादातर गरीब ग्रामीण, मजदूर और छोटे दुकानदार थे। 2013 में जब ये कंपनी डूबी तो सोचिए, लाखों लोगों की जीवन भर की गाड़ी कमाई एक पल में बर्बाद हो गई। जाहिर है, इस घोटाले का एक बहुत बड़ा राजनीतिक असर भी होना था। विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि शारदा ग्रुप के प्रमोटरों के कई टीएमसी नेताओं के साथ गहरे संबंध थे और उन्हें पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। इसी वजह से सीबीआई ने कई नेताओं से पूछताछ की और कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी का बिल्कुल स्पष्ट बचाव है। उनका कहना है कि ये सारी कंपनियां वामपंथी शासन के दौरान रजिस्टर हुई थीं और फली फूली थीं, और आज जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं। इसके बाद 2016 में नारदा स्टिंग ऑपरेशन नाम का एक और बड़ा विवाद सामने आया। 2000 के दशक की उस खोजी पत्रकारिता यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को याद कीजिए। ये उसी का एक रूप था। इसमें अंडरकवर कैमरे पर कथित तौर पर कई बड़े नेताओं को नकद रिश्वत लेते हुए रिकॉर्ड किया गया। विपक्ष के लिए ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा और सीधा सबूत था, लेकिन टीएमसी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि चुनावों से ठीक पहले रिलीज किया गया ये वीडियो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है और ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। इस एक मामले ने राजनीति में सच्चाई और खोजी पत्रकारिता पर आम जनता के भरोसे के बीच एक बहुत गहरी बहस छेड़ दी। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला 2022 का स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी भर्ती घोटाला था। देखिए, सरकारी शिक्षक की नौकरी मिडिल क्लास के लिए एक जीवन रेखा की तरह होती है। तो जब ये आरोप लगे कि अयोग्य उम्मीदवारों से पैसे लेकर उन्हें नौकरियां बांटी गईं और योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया, तो जमीन पर भारी रोष फैल गया। और झटका तो तब लगा जब जांच एजेंसियों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी और भारी मात्रा में सोना बरामद किया।
वो तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अंततः हजारों नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा। भाग 3 सिंडिकेट राज और जबरन वसूली के आरोप। अब एक ऐसा शब्द जो बंगाल के रोजमर्रा की बातचीत में काफी सुनाई देता है, सिंडिकेट। ये दरअसल बेरोजगार युवाओं या स्थानीय कैडर के वो समूह हैं जो अपने अपने इलाकों में कंस्ट्रक्शन और व्यापार पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। मान लीजिए कहीं कोई नई इमारत बन रही है तो ये समूह दबाव डालते हैं कि ईंट, बालू, सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री सिर्फ उन्हीं के तय किए गए वेंडरों से खरीदी जाए, और वो भी मार्केट रेट से काफी ऊंची कीमत पर। कई आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरी व्यवस्था स्थानीय राजनीतिक ताकत और बाहुबल के दम पर चलती है। सिंडिकेट के साथ साथ कट मनी नाम का एक और विवाद काफी चर्चा में रहा। कट मनी मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में लिया जाने वाला कमीशन। लोगों का लगातार ये आरोप था कि ये व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है। लेकिन इस मुद्दे ने तब सबसे ज्यादा तूल पकड़ा जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक मंच से अपनी ही पार्टी के नेताओं को सख्त निर्देश दिया कि अगर किसी ने लोगों से कट मनी ली है तो वो उसे तुरंत वापस करे। अब देखिए, इस बयान का मकसद तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था, लेकिन इससे कहीं न कहीं इस बात की भी पुष्टि हो गई कि जमीन पर यह समस्या सच में मौजूद थी। भाग 4 कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की राष्ट्रीय बहस। और ये हमें सीधे संदेश खाली विवाद तक ले आता है। जनवरी 2024 में जब ईडी के अधिकारी राशन घोटाले की जांच के लिए संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पहुंचे तो एक भीड़ ने उन पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके तुरंत बाद वहां की स्थानीय महिलाओं ने सामने आकर शाहजहां और उसके गुर्गों पर सालों से जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। विपक्ष ने तुरंत इसे कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का पक्का सबूत बताया। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार और सत्ताधारी दल का कहना था कि विपक्ष कुछ स्थानीय मुद्दों को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। इसी कानून व्यवस्था की बहस में एक मामला जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया, वो था आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला। 2024 में ड्यूटी पर मौजूद एक महिला डॉक्टर के साथ हुई उस भयानक दरिंदगी और मौत ने सबको सुन्न कर दिया। लोगों में भारी गुस्सा था, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर ही नहीं, बल्कि प्रशासन की शुरुआती जांच में जो पारदर्शिता की कमी दिखी उसको लेकर भी। आगे चलकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और इस जांच ने सरकारी अस्पतालों में चलने वाले एक कथित हेल्थ सिंडिकेट की तरफ भी इशारा किया। देश भर के डॉक्टरों के प्रदर्शन ने इसे महिला सुरक्षा का एक बहुत ही अहम और बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। भाग 5 2026 के चुनाव और वोटर लिस्ट का ताज़ा विवाद। अब इन सब का असर आगे क्या होगा? 2026 के विधानसभा चुनावों में दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। एक तरफ विपक्षी दल राज्य में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक नई प्रशासनिक प्रक्रिया ने एक बहुत बड़ी चिंता को जन्म दे दिया है। इसे SIR या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन कहा जाता है। ये बेसिकली वोटर लिस्ट को अपडेट और संशोधित करने की एक प्रक्रिया है। विपक्षी दलों और कई नागरिकों को ये डर सता रहा है कि इस प्रक्रिया की आड़ में वैध मतदाताओं को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। आज के समय में वोटर लिस्ट संशोधन की ये प्रक्रिया अविश्वास और राजनीतिक खींचतान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि बंगाल की राजनीति के विवादों का स्वरूप वक्त के साथ कितना बदल गया है। 2000 के दशक में यानी नंदीग्राम के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा जमीन पर कब्जा और भूमि अधिग्रहण था, जिसका नतीजा सीधे तौर पर हिंसक झड़पों के रूप में दिखता था। लेकिन अब 2026 के करीब आते आते ये लड़ाई प्रशासनिक प्रक्रियाओं और वोटर लिस्ट के संशोधनों के इर्द गिर्द सिमट गई है। आज का जो डर है वो शारीरिक झड़पों से कहीं ज्यादा आधुनिक और संस्थागत है, यानी अपना वोटिंग का अधिकार छिन जाने का डर। देखिए, पश्चिम बंगाल का इतिहास कैडर आधारित आक्रामक राजनीति का रहा है। यहाँ बूथ कैप्चरिंग और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी एक बहुत गंभीर रिपोर्ट दी थी। इसी बैकग्राउंड में विपक्ष आने वाले चुनावों में ईवीएम की सुरक्षा और मतदान के दौरान हिंसा की आशंका जता रहा है। हालांकि यहाँ ये बताना भी बिल्कुल जरूरी है कि भारत का चुनाव आयोग लगातार यह आश्वासन दे रहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है और चुनावी सत्यनिष्ठा के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है।
तो अगर इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाए तो इस राज्य की राजनीति का एक बहुत ही स्पष्ट सफ़र नज़र आता है। एक ऐसा सफ़र जो 2011 में परिवर्तन के उस शानदार वादे के साथ शुरू हुआ था जिसने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। लेकिन पिछले एक दशक में यही सफ़र कई जटिल संस्थागत विफलताओं, बड़े वित्तीय घोटालों, सिंडिकेट राज जैसी ज़मीनी समस्याओं और अब चुनाव प्रक्रियाओं पर उठ रहे सवालों तक पहुंच गया है। इतिहास की वो घटनाएं आज की आधुनिक प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों को लगातार एक नया रूप दे रही हैं। और अब जैसे जैसे 2026 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतिहास, कानून और आधुनिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं का ये टकराव, खासकर वोटर लिस्ट का ये नया विवाद, बंगाल के लोकतंत्र की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेंगे, लेकिन आज के लिए इन तथ्यों को गहराई से समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विषय के साथ।